देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला चका। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में। यहां पर पुलिस को एक टैची केस में बंद 27-28 साला मर्द की बरहना डेड बॉडी मिली जो कि शनाख्त के काबिल नहीं थी। उसका चेहरा तेजाब से मसख कर दिया गया था। वो शख्स जनूबी पंजाब का रिहायशी लाहौर में किसके हाथों कत्ल हुआ? सीसीटीवी कैमरा में उस टैची केस को रखने वाली वो खातून कौन थी? ये तमाम होशरुबा इंकशाफात और बहुत से दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है? आबदा कौसर। पूरा? आबदा कौसर। आबदा कौसर। उम्र कितनी है? 40-45 साल। 40 से 45 के दरमियान है तकरीबन। जी ठीक। अच्छा ये बताओ कि जो ये शौहर है तुम्हारा, ये तो उम्र में बहुत छोटा था। मैंने इससे शादी नहीं की, मेरी ज़बरदस्ती इससे शादी कर रही थी। इस एज तक 45 की उम्र तक तुम्हारी कभी शादी नहीं हुई? इससे पहले? नहीं, मैंने इससे नहीं, मेरी इससे पहले हुई थी? जी। अच्छा, वो किसके साथ थी? मेरा मियाँ था यूसुफ। अच्छा, तो वो किधर है? वो फौत हो चुकी है, दुनिया में नहीं है। औलाद है? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी 2 बेटे। 3 बच्चे हैं। तो बात ये थे माँ तुम्हें बच्चों के सर पे होना चाहिए था, तुम ये क्या गुल खिलाती फिर रही हो? मैंने शादी खुद नहीं की, मेरे देवर ने जायदाद के लिए मेरी ज़बरदस्ती करवाई थी शादी। अच्छा, तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे उनके पास है, मेरी नंद के पास। कितने बड़े हैं बच्चे? बड़ा बेटा 10 साल का और बेटी? और उससे 3 साल वक्फे पे बेटी है। थोड़ा ऊंचा बोलो ना, मुझे सुनाई 3 कम। साल वक्फे पे बेटी है। अच्छा। 3 साल वक्फे पे बेटी। यानी कि छोटा बच्चा तुम्हारा 3-4 साल का है? नहीं है, 5-6 साल का। 5-6 साल का। वो शौहर दुनिया से चला गया, कितना अरसा हो गया? 3-4 साल। 3-4 साल। इन 3-4 सालों में तुमने अगर ज़बरदस्ती की शादी थी तो भाई एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, पुलिस कचहरी थाना आम है, हर एक को अवेयरनेस है, जगह जगह उसके हुकूक के नस्वा के सेंटर बने हुए हैं, वकला हैं, ख़वातीन वकला हैं, बहुत कुछ है। अब तो लोगों को टीवी देख के समझ बूझ है। वो तो तुम आपकी कहीं बात पे ठीक है, गई मैंने क्यों बच्चों नहीं? के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। बच्चों क्या इसके पास बच्चे थे तुम्हारे? बच्चे तो नहीं, पिछलों के इसके पास थे ना? नहीं थे, उनके पास थे। उन्होंने कहा कि भी तब बच्चे देंगे जब तू शादी कर ले। फिर बच्चे दिए? बच्चे दिए थे उन्होंने। फिर 1 माह मेरे पास रहे, बच्चों को ये मारने पीटने लग गया था और बच्चे वापस ले गए। जब शादी करके अगले घर आ गई थी, बच्चे आ गए थे, तो इससे जान छुड़वा लेती अगर इससे तंग थी तो? इससे मैंने बोला था, मैंने कहा जी अगर कर बच्चों को नहीं संभाल सकते मुझे तलाक दे दो। फिर? इसने कहा ना मैंने तलाक देनी ना मैंने बच्चों को रखना। अच्छा, जी। फिर मेरे क्या हुआ? साथ वो कहता मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। आपके देवर ने मुझे कहा था कि भी बच्चों को आपका दिल करे तो रखना, दिल करे तो ना रखना। फिर? मैं नहीं रख सकता। फिर उसके बाद मेरी ननद आई, वो बच्चों को ले गई। चली गई। जी। फिर बच्चों को कभी नहीं मिली? 3 साल हो गए बच्चों को नहीं मिली। 3 साल से तुम बच्चों को नहीं मिले? नहीं। ये कैसा कंप्रोमाइज था जो तुमने बच्चों के लिए किया था? बच्चों को मैं फ़ोन पे बात करती थी, ये मारते पीटते थे। फ़ोन पे चोरी बात करती थी डेली, मुझे वैसे नहीं से मिलने नहीं जाना। कहाँ की रिहायशी हो? बिहाड़ी की। और तुम्हारा शौहर जो भी जिसको तुमने मार दिया, दूसरा शौहर, ये कहाँ का रिहायशी था? ये भी बिहाड़ी की। तो ये बिहाड़ी से तुम दोनों लाहौर क्या लेने आए थे? लाहौर वो 15-20 दिन पहले 2 लड़कियों को लेके आया था इधर सेल करने के लिए। ये सारी कहानी तो तुम्हारे झूठ सच क्या मैं सुनूंगी, सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम साथ क्या करने आई थी? मैं उसके पीछे आई थी। इन्होंने पहले मसलन मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी ना, उसके मैंने मेडिकल करवाया था, दरख्वास्त भी दी थी। इन्होंने मेरी वीडियो बनाई थी। किसने? मेरे मियाँ ने। और पिछला तो बेचारा दुनिया से चला गया, तो मौजूदा की बात कर रही हो। ये मौजूदा के साथ भी तुम साबका लगाती हो, वो क्यों लगाती हो? तलाक मैंने ले ली थी। तो फिर इसके साथ क्या कर रही थी? मैं इसके साथ नहीं थी। फिर इसके पीछे क्या करने आई थी? ब्लैकमेल कर रहे थे। फिर इसके पीछे क्या करने आई थी? मुझे ब्लैकमेल कर रहे ये थे। कैसा ब्लैकमेल है जिसमें तुम पीछे आ रही हो वो पीछे नहीं आ रहा? वो वीडियो लेके ब्लैकमेल करते थे। अच्छा, तो पुलिस के पास चली जाती? पुलिस के पास गई थी। क्या तुम्हारी सुनी नहीं किसी ने? नहीं। बड़े धड़ल्ले से तुम कह रही हो, इल्जाम लगा रही हो एक यूनिफॉर्म के नहीं ऊपर। लगा रही, मैं आपको सही बता रही हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ डीपीओ बिहाड़ी या वहाँ की बिहाड़ी पुलिस को बहुत कॉम्पिटेंट है। डीपीओ के दफ्तर में भी ये सब कुछ पड़ा और अदालत में भी पड़ा, मित्रू थाने में भी पड़ा, मेलसी थाने में भी पड़ा। आप जहाँ से मर्जी रिकॉर्ड निकलवा सकते हो सकता है कि तुम गिल्टी हो इन सारे मामलात में। मैं गिल्टी नहीं हूँ। गिल्टी का मतलब पता है? जी, मैं झूठी हूँ, झूठी नहीं हूँ। अच्छा, काफी समझदार हो, तालीमी याफ्ता हो। मैंने जब दूसरा ये मेडिकल करवाया था हॉस्पिटल में जाके, इन्होंने जिस वक्त जबरदस्ती। अगर तुम्हें मेडिकल की, हॉस्पिटल की, मित्रू थाने, डीपीओ ऑफिस, एएसपी ऑफिस, तमाम चीज़ों की सेंस है तो एफआईएस साइबर क्राइम की भी होगी।
अगर गिल्ट का पता है तो फिर ये भी पता होगा कि वीडियो या कोई ब्लैकमेलिंग करे तो उसके लिए एफआईए से रब्ता किया जाता है। नहीं, उसका नहीं पता। नहीं पता था? अच्छा, फिर वीडियो से वो तुम्हें ब्लैकमेल करता था तो तुम्हारा खामद बनाई थी तो उसने बनाई मेरा थी? खामद ने बनाई थी, लेकिन लोगों के साथ बनाई थी। यानी कि इसका मतलब है तुम खुद गलत थी। उसने लोगों के साथ, मैं गलत नहीं थी। तो उसमें भी तुम्हारी रेजिस्टेंस तो होगी ना। समझ आता होगा वीडियो देखने वाले को भी कि ये इसके साथ ज्यादती हो रही है, फंसते तो फिर वही थे। नहीं, अगर तुम्हारी कंसेंट से थी तो फिर तुम गलत हो ना उसमें। मेरी कंसेंट से नहीं, वो दूसरा उन्होंने जास्ती की थी मेरे साथ, मकई में ले जा। हाँ, तो फिर अगर कोई रेप की वीडियो वायरल करेगा तो फंसेगा तो वही ना। लेकिन उसमें मुझे ब्लैकमेल करते थे, मेरी नंगी की वीडियो बनाई थी उन्होंने। और तुम ये बात थाने में आके बताई हो, तुम्हारा किसी ने साथ नहीं मैंने दिया? उधर बताई जा। नाज़रीन, ये जो कुछ कह रही है इसमें क्या सच है क्या झूठ है, इसी का खुलासा करेंगे, लेकिन पहले मुद्दइयों की जानिब चलते हैं और फिर हकायक आपके सामने लाएंगे। क्योंकि ये जो मुझे सुना रही है, एक शौहर इसका दुनिया से जा चुका, वो बच्चे ये ससुराल में छोड़कर दूसरे शौहर के साथ चली आई लाहौर। इससे भी कहती है कि वो साबका शौहर था। अब तो खैर वो बेचारा वैसे ही साबका हो गया क्योंकि इसने मार दिया। और जिस बुरे तरीके से या जिस अंधोनाक तरीके से उसने उसका कत्ल किया, वो भी मैं आपको अपने नाज़रीन को टेलीविजन स्क्रीन पर आगे चल के दिखाऊंगी। इस सारी मामले में इसकी एक और शादी भी मंजर-ए-आम पर है। उसकी सच्चाई क्या है वो भी इसी के मुंह से आपको सुनाते हैं। पहले मुद्दइयों का रुख करते हैं। इससे पहले कि मैं मुद्दइयों की तरफ आपको लेके चलूँ, ये वो जगह है जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर उस खातून ने टैची में लाश को बंद करके छोड़ा था। यानी कि ये वो स्टॉप है, ये बस स्टॉप है। यहाँ पर वो खातून सुबह के वक्त आई और यहाँ पर आकर आसपास, आप मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं कि काफ़ी दुकानें हैं। ये बस स्टॉप है तो यहाँ लोग भी मौजूद होंगे, आसपास फल की रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं। किस कदर उसका कॉन्फिडेंस था कि इस भरी जगह पर, इस सड़क के ऊपर जहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर शायद उसका कोई बैठा भी हो। आसपास के दुकानदारों ने अगर उस दिन कुछ देखा तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उस दिन तूफ़ानी बारिश थी, आंधी थी, तूफ़ान था। लोग उस वक्त आसपास कोई मौजूद थे नहीं थे, और अगर कोई था भी सही तो उसने बारिश से बचने के लिए किसी न किसी तरपाल या कपड़े की आड़ बना रखी। किसने क्या देखा, हम लोगों की तरफ चलते। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी जगह? अच्छा, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक टैची केस में डेड बॉडी, लाश एक खातून छोड़ के चली गई थी, आप लोगों ने देखा था उसे? ना पाई सी तो हमें पाई है, बंद करके ले गए। उससे पहले जब खातून आई तो आप लोगों ने उसको देखा? नहीं, उससे मैं देखा नहीं सर। आप नहीं थे? मैं कहा था। ठीक। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक खातून सूटकेस के अंदर एक डेड बॉडी छोड़ के चली गई थी। आप में से किसी ने उस खातून को डेड बॉडी रखते हुए देखा था? नहीं सर। उस खातून को कभी इस इलाके में देखा हो? नहीं जनाब। फिर पता कैसे चला कि डेड बॉडी थी? तकरीबन 4 बजे इधर शोर हुआ था, जब पता चला था लोग। क्या पता चला था आप सबको? अभी इधर कोई इंसान मार के पटक गया। ये आप लोगों ने देखा ना सूटकेस को नहीं जाके? सर, नहीं सर, मैं मंडी गया तो मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं, मैं मंडी था उस दिन। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका ये परमानेंट है जी। ये जगह? कुछ दिन पहले वाकया हुआ, ये खातून टैची केस में एक लाश छोड़ के यहाँ से फरार हो गई थी। उस दिन बारिश हुई, हम चले गए थे। बारिश हो रही थी, हम चले गए वैसे थे। किसी ने देखा उस खातून को पहले यहाँ पर? डेड बॉडी आप लोगों ने बाद में देखी जब शोर पड़ा? बाद में देखी हमने। कैसी हालत थी डेड बॉडी, क्या था? हमने नहीं देखा ये। सूटकेस नहीं देखा? मैंने सूट देखा था, डेड बॉडी नहीं देखी हमने। सूटकेस देखा था, किस तरह का सूटकेस था? पता नहीं, कलर का नहीं मुझे मालूम। अच्छा, कुछ टैची केस वगैरह था? जी। अच्छा, यानी कि आप लोगों ने किसी को स्पेसिफिक रखते नहीं देखा? नहीं। ठीक। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर लोग उस दिन मौजूद थे। किसने क्या देखा, बहुत सारे लोग डरते भी हैं बताते हुए। कुछ ने जो कुछ देखा वो बताया भी ठीक कि यहाँ पे सूटकेस जो था वो मिला, फिर मशकूक पा के उसकी कॉल की गई। अब चूँकि सारे मामले की तह तक पहुँचने के लिए हमें हर एंगल से उसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। मकतूल और कातिल दोनों का इस वक्त जो घर था वो डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में था। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में, यहाँ से लाहौर से तो वो बहुत दूर है और फौरी तौर पर मेरा जाना मुमकिन भी नहीं, लेकिन चूँकि पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर जगह मेरी टीम के लोग, पुकार टीम के लोग मौजूद होते हैं। हकायक क्या हैं, हम अपनी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की टीम की जानिब चलते हैं और उनसे सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने वहाँ पर क्या खोज लगाई। जानते मेरे पुत दे हफ्ते ਦੇ ਗਾਹਕ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਥੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। मेरे पुत्र ने मरवा देता, इसी ने मरवाया। ਹੁਣ मैं इंसाफ चाहनी हूँ, मैंने इंसाफ मिले। मामा जी, उनका कहना है
आपकी बहू का आप उन पर तशद्दुद करती थी। और मैं आपकी बच्ची तरह समझा जी, मैं मेरे डैड की जन्मी बच्ची है, मैं समझा से फिर भी मेरे नाल इतना धोखा करते, जुल्म करते, मेरे गले से रोटी काटते थे, मेरे नाल पीटती रही, मैं कुछ नहीं दस रही, मैंने नहीं दसिया। मामा भी आंध्रा के लिए नहीं सकती बंदे दी मेरा तो निका जाती जब मेरे को लग गई थी। इंसाफ चाहिए जिवें साडे भरा नाल कीती उवें सानू चाहिए इंसाफ, जिवें साडे भरा नाल कीती उवें उनदे नाल भी होवे ते फिर सानू ठंड पवेगी। मामा दी आंध्रा दे विच ठंड पैंदी, अज कितने दे हो गए मेरे पुत्त नूं। मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू एवें इंसाफ चाहिए जिवें मेरे बच्चे नाल होया। मैनू इंसाफ एवें मैनू चाहिए, इहनूं मौत देनी, सख्त सख्त सजा देनी है। उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। और 2 नंबर थी, जब उसने आटा खरीदा मैं इस हाथे में शामिल था, उसने अपने हाथे की जगह लेकर उस मकान पाकर उसे लेकर लाहौर चली गई, जहाँ वहाँ उसने कत्ल कर दिया। राशिद का जी किरदार बहुत अच्छा ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਹਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਛੋਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ औरत को फांसी का हुक्म दिया जाए। अहले इलाका सारे गरीब जिन्ने आए खड़े ने कसम उठा के कहते हैं बहुत अच्छा बनता सी राशिद। एक रिकॉर्ड टाइम में पुलिस ने सारे मामले को कैसे इन्वेस्टिगेट किया, ये मुलजिमा सामने कैसे आई, लाहौर से लेकर जनूबी पंजाब तक का सफ़र कैसे तय हुआ, हम SHO साहब से इसी हवाले से सारी डिटेल्स जानते हैं। बहुत शुक्रिया अदरीस साहब। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, खातून का ताल्लुक लाहौर से कभी था लेकिन अब वो बिहाड़ी से थी। कोई फिंगरप्रिंट्स नादरा रिकॉर्ड से ट्रेस किया गया या इसके पीछे कोई और टेक्निकल तरीके भी इस्तेमाल करने पड़े? एक्चुअली जब हमें डेड बॉडी मिली थी वो एक अटैची केस में थी। नंगे जिस्म के मर्द की डेड बॉडी जवान उम्र का था, वो मिली। हमने वहाँ से क्राइम सीन से जब उसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स के पास शिफ्ट किया तो वहाँ पे उसकी जो है वो हमने स्नैप्स ली, उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया और जो हमारे नज़दीक 3 थाने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। तो लेकिन हमें इसमें किसी किस्म का कोई क्लू नहीं मिला कि ये मरने वाला कौन है। तो फिर हमने ये किया कि जिस जगह से ये हमें अटैची केस मिला था वो मेन नेशनल हाईवे है पाकिस्तान की, तो वो बस स्टॉप है, वहाँ पे पैसेंजर्स के लिए शेड्स भी लगे हुए हैं, नीचे बेंचेस भी पड़े हुए हैं। तो उनके साथ ये अटैची केस मिला था। तो वहाँ हमने जो करीब में दुकानदार थे, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, उनसे हमने पूछताछ की कि किसी ने ये अटैची केस रखते हुए किसी बंदे को या किसी औरत को या किसी को भी देखा है। तो हमें उसमें किसी ने कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। इसके बाद हमने ये किया कि जो वहाँ जैसे खातून बता रही थी कि कसाब मेरी वीडियो बना रहा था अटैची केस रखने की, क्या वो ऐसी कोई वीडियो मंजर आम पर आई? नहीं, हमने कसाब से ही पूछा था, लेकिन उसने बताया जी कि नहीं जी उस वक्त तो बारिश हो रही थी, तो मैंने सारा दिन अपनी जो है इस साइड पे मैंने वो तरपाल की हुई थी, तो मुझे इस साइड पे कोई नज़र नहीं आया। उसने भी बेसिकली गलत मैंने से काम दिया था। तो वहाँ पे हमारे ने एक सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है, हमने उस कैमरे की हेल्प ली। तो कैमरे से हमें ये पता चला कि 10:49 पे एक रिक्शा CNG वाला जो पीछे से बंद होता है वो आके रुकता है वहाँ पे, और उसमें से एक खातून वो निकलती है और साथ ही वो जो ड्राइवर है रिक्शे वाला, वो दोनों मिलके अटैची केस को घसीट के वहाँ पे वो बेंच के साथ रखते हैं शेड के नीचे पैसेंजर के। क्या वो रिक्शे वाला इसका कोई सहूलतकार था? जी मैं वही बताता हूँ। अच्छा, अभी वो जो कैमरे में जो सूरत सामने आई थी
उसके मुताबिक जब वो अटैची केस वहाँ रख देता है तो रिक्शे वाला दोबारा रिक्शे में बैठ जाता है, जबकि औरत जो है ना वो उस अटैची केस के साथ खड़ी हो जाती है। रिक्शे वाला और सवारियाँ उसमें जो है ना वो बिठाता है और लाहौर की तरफ मूव कर जाता है, जबकि औरत जो है पीछे अकेली रह जाती है। वो 10-15 मिनट का वहाँ स्टे करती है। स्टे करने के बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। तो अब हमारे पास वो जो क्लू था वो सिर्फ वो रिक्शे वाला था। हमने रिक्शे का जो पिछला ट्रैक है, जो पिछले कैमरों का है, वो हमने चेक किया। चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि रिक्शा बेसिकली AI लाहौर से था। तो जो हमारा बाउंड्री वाला मुस्तफा टूर प्लाजा पे कैमरास लगे हुए हैं, उनसे हमें वो रिक्शे का नंबर हमारे पास आ गया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर से हमने वो जो ऑनर है उसके पास गया है, तो उसने बताया कि मैं जो शोरूम है मेरा, मैं ये रिक्शे जो है ना ये किस्तों पे सेल करता हूँ। तो उसने अगले बंदे का बताया, अगले बंदे ने फिर एक अगले बंदे का बताया, यानी कि आप ट्रेस करते करते रिक्शा ड्राइवर तक पहुँचे। रिक्शा ड्राइवर तक जब हम पहुँचे तो उसको हमने कस्टडी में लेकर उससे उसकी इंटरोगेशन की। तो उसने बताया कि वो पूरे वाले दिन एक तो बारिश हो रही थी, दूसरा मैं पुराने का स्टाफ पे जब खड़ा था तो लिंक रोड से एक और लोड रिक्शे वाला वो आया। तो उस लोड रिक्शे की ट्राली में वो बताया कि अटैची केस पड़ा था और साथ ही एक औरत थी। तो उस लोड रिक्शे वाले ने मुझे कहा कि इस औरत ने वडाना स्टाफ तक जाना है, आप इसको वहाँ तक ले जाओ। मैंने 500 रुपया दिया और इसको इधर छोड़ के वापस चला गया। मेरे इल्म में नहीं है कि औरत कौन है और उस अटैची केस में क्या था। तो हमने उससे पूछा कि जो लोड रिक्शे वाला ड्राइवर है उसको आप जानते हैं? तो उसने बताया कि नहीं, मैं वो भी मेरे लिए अननोन है। तो फिर हमने इस रिक्शे वाले की मदद से वहाँ पे 2 दिन काम किया, सिविल पार्चात में नफरी लेके कि उस बंदे को तुम पहचानो जो लोड रिक्शे वाला है। तो अल्लाह ने क्या किया कि 2 दिन के बाद हमें वो बंदा मिल गया, लोड रिक्शे वाला। अब उसको इंटरोगेशन जब की गई तो उससे पूछा कि वो औरत कौन है, तो उसने कहा कि मैं उस औरत को नहीं जानता और ना ही मुझे भी पता है कि अटैची केस में क्या था। तो फिर उसने बताया कि ये जो लिंक रोड है, लिंक रोड पे एक मोहल्ला है, तो वहाँ गली की नुक्कड़ पे एक औरत खड़ी थी। तो मैं वापस आ रहा था तो उस औरत ने कहा कि मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। तो वो एज अ पैसेंजर उसको मैंने पिक किया, फिर ड्रॉप कर दिया। मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन थी। तो यहाँ तक पहुँच के हमारी जो जितनी इन्वेस्टिगेशन थी, जितनी मेहनत थी, वो एक बंद गली में जाके खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, हिम्मत की, अल्लाह ने हिम्मत दी। हमने उस इलाके को जहाँ से वो औरत जो है वो इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। लोड रिक्शे पे बैठी थी, उस एरिए को हमने एक वो सर्कल करके, तो वहाँ 1 बाय 1 जितने भी हाउस थे, जितने भी घर थे, जो लोकेलिटी के लोग थे, उनको सर्च करना शुरू कर दिया। तो 2 दिन की मेहनत के बाद हम उस घर तक पहुँच गए जिस कार को इस कातला ने रेंट पे लिया था, जो क्राइम सीन था एक्चुअली। जी, क्राइम सीन। और इस कार को उसने रेंट पे लिया था सिर्फ 2 दिन पहले। वकूआ करने के 2 दिन पहले रेंट पे लिया था। मालिक मकान तक हम पहुंचे, मालिक मकान ने बताया कि उसके पास इस औरत का ID कार्ड है, लेकिन ID कार्ड पे उसका एड्रेस जो है वो लाहौर का था। तो लाहौर से ये फरार हो चुकी थी। हमने उसका जो मोबाइल नंबर हैं वो लिए, उनकी लोकेशन ली, CDR ली। तो टेक्निकल तरीके से हमें पता चला कि वो इस वक्त व्याड़ी चली गई है। तो हमारी टीम ने व्याड़ी जाकर रेड किया, तो रेड करके उसको जब वहाँ से पकड़ा और उसकी इंटरोगेशन की, तो उसने फिर ये सारे जो है ना इंकशाफात किए। यानी कि एक लंबी तवील जद्दोजहद के बाद आप लोग इस मुलज़मा तक पहुँचने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ लंबी है बल्कि ये रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट की हुई है। अच्छा, 5 दिन के अंदर सिर्फ एक ब्लाइंड मर्डर। ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस आउट हुआ है, ना सिर्फ ट्रेस आउट हुआ है बल्कि उसका मुलज़म जो है वो सलाखों के पीछे। बिल्कुल सलाखों के पीछे। कहते हैं ना, कातिल जितना मर्जी चाहते रहो वो कानून से नहीं बच सकता। इस मुलज़मा की जानिब दोबारा चलेंगे और सुनवाएंगे इससे होशरुबा इंकशाफात कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी कि शौहर जो साबका हो गया था उसको इसने कत्ल करने में आफियत क्यों जानी। इसी की तरफ चलते। हाँ बीबी, मुदैया ने तो रो रो के बहुत कुछ सुनाया और बताया। आप सब झूठ बोल रहे हैं। एक तुम सच्ची हो। मैं सच्ची नहीं, मैं अपने आप को सच्चा नहीं बोल रही, सच्ची खुदा की ज़ात है। तो फिर खुदा पे छोड़ देती? खुदा पे मैंने छोड़ के देखा था, तो फिर अल्लाह पे यकीन नहीं था? टॉर्चर करना नहीं छोड़ते थे। मैं जब तुम्हारा शौहर ही साबिक हो गया था तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी थी कि साबिक को जाके मार दिया? वो उसने मेरा 1 सेकंड जीना मुश्किल कर दिया था, एक सेकंड मेरे लिए भारी कर दिया था। तुम्हें थाने कचहरियों का तो बहुत पता था ना, तो वहाँ थाने चली जाती? मैं गई थी थाने, फिर मैंने चौकी गड़ा मोड़ भी इधर दरखास्तें दी, तो फिर उन्होंने भी नहीं सुना। क्यों? वो अनसुनी कर देते हैं गुड़े मोड़ वाले। क्यों? क्योंकि थाने मित्रों में थानेदार है SHO, ये बारी गुज्जर, वो पैसे ले लेता था। बाकी तमाम हफ्ता लेता था। बाकी तमाम थानों में या DPO ऑफिस में भी पैसे चलते हैं?
जी सब उधर सबसे पैसे चलते हैं। क्यों जी, आपने तो खुद यूनिफॉर्म पहना, वही इल्जाम लगा रही यूनिफॉर्म पे। जब से इधर आई हमने इसे कितने क्या पैसे लिए? यूनिफॉर्म पर्सन सारे पैसों पे जी नहीं, बिकते ऐसा हैं? कुछ भी नहीं है। जब से इधर आई इससे पूछे, हमने इसे 1 रुपया भी लिया है। क्यों जी? यहाँ पे नहीं है ये काम। तुम तो लाहौर में अभी नहीं तो है। सबको लपेट रही थी। लाहौर में नहीं है, उधर का एरिया सारा ये ऐसा है। डीपीओ के दफ्तर चले जाओ, वो भी पैसों से बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में? जी। अच्छा। और एसपी के पास चले जाओ, एसपी का रीडर भी पैसों से बात करेगा। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में? जी। डीपीओ साहब ने पैसे लिए? नहीं, अपने ईमान से बताना है हाँ आपने? जी, अपने ईमान से बता रहे। मैंने बहुत काम किया विहाड़ी में, मुझे तो लगता है वो लोग बहुत नफीस हैं। आप ही डीपीओ सही है, लेकिन वहाँ के उसके रीडर है ना जो, वो पैसों से बिकते हैं। अच्छा जी। अल्लाह ताला किसी का घर खराब ना करे। मैं अल्लाह ताला के आगे यही दुआ करती थी, ये मेरा घर ना खराब हो, अल्लाह ताला मेरा घर बस जे, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी, बस यही दुआ करती थी। फिर लेकिन वो इंसान नहीं बना। नहीं बना। यहाँ से मुझे कसमें कुरान उठा के यहाँ से मुझे कहता है जगह भेज दे, उधर जाके मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उधर जाके मुझे सबने मारना शुरू कर दिया। किसने? उसके वालदा ने, वालद ने, भाइयों ने, बहन ने, बहनोई ने, यहाँ तक करके भी जो इनका रीडर था अहमद हसन, उसने भी आके घर आके मुझे गुत्त से पकड़ के नीचे फेंक के मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ देने। क्यों? कि तू दूसरा इसको मना क्यों करती हो? क्या? हमारी तरफ आने के लिए यहाँ औरतों को कमरा क्यों नहीं देने देती? औरतों को मतलब क्या कोई हॉस्टल था? नहीं, हॉस्टल नहीं है, वहाँ पे गलत धंधा करवाते थे। अच्छा, फिर? जे मैंने कमरा ना देना, मुझे मारना। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा खाना भी मैंने खुद बना के उनको देना पड़ता था, जो नहीं देती थी मारते थे। फिर अगर मैंने खाना दे दिया तो ठीक है। ये बात सारी तुमने डीपीओ ऑफिस में बताई? जी। यहाँ पे देखो, दूसरे उसने ये मुझे कुहाड़ी मारी थी, और इधर मेरे माथे पे यहाँ पे सिर फाड़ा, ये इधर से सिर फाड़ा, इधर से सिर फाड़ा, ये मेरे बाजू तोड़ी है उसने। तुम्हारे ये शौहर ने, दूसरे शौहर ने जो मकतूल है, ये मेरी लात तोड़ी है इधर से। फिर तुमने अदालत जाने का फैसला कर लिया? अदालत जाने का मैंने फैसला कर लिया। फिर खुला ले ली? खुला ले ली मैंने। जिस वक्त मेरी डिग्री हुई, उन्होंने उठा के मुझे मकई में ले गए। एक मेरा मियाँ और 3 उसके दोस्त। इन्होंने एक जना खड़ा होकर दूसरा वीडियो बना रहा था, तीनों ने मेरे साथ जाती की। तुम्हारे खामन ने करवाया? जी। जो जिसको तुमने कत्ल कर दिया? हाँ जी। फिर इन्होंने मेरे साथ मकई में जास्ती करके मेरी वीडियो बना के इन्होंने दूसरा वो उसके ऊपर मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने दूसरा उधर थाने में, मेलसी थाने में मैंने दरखास्त दी। जो बारी गुज्जर था इधर का मित्रू थाने का, इसने रिपोर्ट लिख के भेज दी, ये बीबी झूठी है। मेडिकल सारे तुम्हारे खिलाफ क्यों थे अगर तुम इतनी सच्ची थी? क्योंकि वो दूसरा बारी गुज्जर जो पैसे, तुम्हारा खामन बहुत पैसे वाले था, ये दूसरे वाला पैसे वाला नहीं था, तो फिर औरतों को ले जाता था। अच्छा, फिर ये लाहौर कैसे आ गए विहाड़ी से तुम लोग? लाहौर से दूसरा उधर से 2 लड़कियां लेके आया था बेचने के लिए इधर। सच बताना, अड्डे के ऊपर। इतनी तफ्तीश में आती हैं चीजें? जी। अड्डे के ऊपर बेचने के लिए 2 औरतें लेके आया था। वो औरतें दोनों ही रास्ते से भाग गई। फिर ये नहीं मुझे पता कैसे भागी कैसे नहीं। फिर तुम लाहौर कैसे आ गई? उन्होंने पीछे से इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि जहाँ तो औरतें ला, जहाँ हमारा 7 लाख रुपया दी। इसने मुझे कॉलें करनी शुरू कर दी कि भी मेरा साथ देने तो मैं इधर आके तुझे मार दूंगा, या मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं इसके कहने पे तो ना मानी। उधर जाके अहमद हसन आ गया। अहमद हसन मुझे कहता ये वीडियो नजर आ रही है? अहमद हसन? जो इसका धंधे का सबसे बड़ा है। अच्छा। वो कहता तू जाके ज्यादा औरतों को ढूंढवा उसके साथ। नहीं ढूंढवा सकती, पैसे दे मुझे। मैंने कहा मैं भाई कहाँ से पैसे दूँ? कहता फिर वो उसके पीछे जा। मैंने उस दिन से ठान लिया था कि भी इसको मैं कत्ल कर दूंगी जाके। अच्छा जी। ये तुमने बड़े टेक्निकल तरीके से कत्ल किया। पहले तो ये तरीका वारदात सुनाओ अपना, फिर मुझे ये बताओ कि सीखा कैसे था? सीखा कैसे भी नहीं था। मैंने दूसरे अड्डे का काम करती थी, वहाँ पे नग लगाते थे अल्फी के साथ। बस सुई धागे का काम करते करते दिमाग में बैठ गया क्या कि भी इस तरह अल्फी लगा के इसको मुंह बंद कर दूंगी। किसी भी जीते जागते इंसान के मुंह में या नाक में अल्फी डालो, तड़पेगा उसी वक्त। वो उसको पहले मैंने नशा दिया था। अच्छा। नींद की गोलियां। ये तुम लाहौर कब आई और कैसे लेके आई चीजें, जरा सारा वाकया सुनाओ। ये मैं लाहौर 2 दिन पहले आई थी। जिस दिन मैंने उसको कत्ल किया 2 दिन पहले लाहौर आई। चीजें कहाँ से ली? उधर से विहाड़ी से। फिर? और उसके बाद मैंने बोली
एक पत्ता 35 रुपए का। तुमने मेडिकल स्टोर से ली और उन्होंने तुम्हें डॉक्टर की हिदायत के बगैर दे दी? नहीं, उधर से मिल जाती है आसानी से। क्यों, वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते? वहाँ पे किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जनूबी पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में किसी भी मेडिकल स्टोर से जाओ और किसी भी तरह की नशावर अद्वियात ले लो, डॉक्टर की हिदायतनामे की ज़रूरत नहीं है। फिर अल्फी तो आम मिल जाती है, रुई ली मैंने, रुई लेके फिर मैंने ये वो लिया जो बड़े में धोने वाला तेजाब होता, वहाँ से मैं लाहौर आ गई। फिर रात रुके, उसने मारना पीटना शुरू कर दिया, कहता उस आदमी के साथ तूने बात करने के लिए इनकार क्यों किया? इनकार करेगी, 7 लाख रुपया अहमद हसन को कहाँ से देंगे, घर के ऊपर कब्जा करेगा, ये करेगा। मैंने कहा घर मेरा, मेरे घर के ऊपर क्यों कब्जा करेगा? लड़कियां भागी, तेरे से भागी, मेरे से तो नहीं भागी। मैंने कहा तू धंधा छोड़ क्यों नहीं देता? कहता मैं धंधा छोड़ दूंगा, मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, तूने तो मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने तो तुझे छोड़ दिया, मुझे ये बता। मैंने कहा ये काम कब तक चलेगा? कहता ये पूरी जिंदगी चलेगा। ये खुला के बाद की वाकयात हैं सारे जी। ये आखिरी रात का वाकया जब तुम मार रही हो? हाँ जी। फिर उसके बाद दूसरा उसने मारना पीटना शुरू कर दिया, ऊपर से जोरों से बिजली गरजनी शुरू हो गई। ना तो मैं बाहर निकल सकती थी, ना मैं कुछ कर सकती थी। फिर मैंने दूसरा गोलियां पीस के उसमें पुड़ी में डाल दी। पुड़ी में जिस वक्त डाल दी, मैंने चाय बनाने के लिए गई। आप लोगों के पास तो सामान ही नहीं था सारा? नहीं, बर्तन लेके गई थी मैं। तो खाली घर में चूल्हा चीजें कहाँ से ली? वो पड़ोसियों का साथ वाले कमरे में रहते थे किराएदार। अच्छा। उनके चूल्हे के ऊपर दूसरे चाय बनाने गई थी। फिर बाहर सेन में पड़ा था, फिर वहाँ पे चाय बनाने गई। मैंने उधर बैठ के गुड़ियाँ पीस के मैंने पुड़ियों में डाल के वो उसकी दवाई फेंक दी, वो उसमें दूसरा पुड़ियों में गोली डाल दी। वो उसने आके जिस वक्त मैं कमरे में आई हूँ, आके मैंने पुड़ियाँ उधर ही रख दी। उसने सबसे पहले चाय के साथ पुड़ियाँ खाई। पुड़ियों के बाद उसने 2 टीके लगाए और फिर उसके बाद उसने टीके किस चीज़ के? कोई दर्द नशे के लगाता। अच्छा। फिर उसके बाद उसने वो डाल के पाउडर पन्नी के ऊपर वो पिया, पी के फिर उसके बाद दूसरा वो लेट गया। फिर लेट गया जिस वक्त मैंने तकरीबन 1 घंटा वेट किया, फिर देखूं सो गया कि जाग रहा। वो बिल्कुल सो गया था। मैंने फिर अल्फी रुई के ऊपर डाल के उसके मुंह के ऊपर लगाई, मुंह के ऊपर लगा। कहाँ लगाई? यहाँ पे सीधे लिप्स के ऊपर। सांस तो नाक से लेता है इंसान। यहाँ पे लगाई ना। फिर मैंने सादा रुई लेके बाद में दूसरा जिस वक्त उसने पहले इस तरह हाथ लगा के मुंह के ऊपर इस तरह रख लिया, मैंने पकड़ के हाथ उसका नीचे कर दिया और उसके बाद दूसरा मैंने फिर वो नाक में रुई दी। फिर आंखों के ऊपर लग गई थी उसके हाथ से, थोड़ा सा ही बस हिला था और आंखों के ऊपर उसके अपने हाथ से लगी थी। मैंने नहीं लगाई थी उसकी आंखों में। फिर और नाक में मैंने जरूर दी। फिर डर नहीं लगा? कत्ल कर रही थी? डर लग रहा था, लेकिन क्या करती, मुसीबत थी मुझे। क्या नफरत इस हद तक थी कि नजर कुछ नहीं आ रहा था? नजर कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे। आज तक ये समझ नहीं आया कि फिर मैंने क्या किया। फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने लगाने के बाद उसके बाद मैंने फिर उसके कपड़े उतार के उसके मुंह पे तेजाब डाला, तेजाब डाल के उसको बांधा, नाड़े के साथ बांध के उसको मैंने बैग में डाल के। तुमने एक बंदे को कत्ल किया, उसके चेहरे पे तेजाब डाला, तुम्हारे सामने उसका चेहरा मसख होना शुरू हुआ, तुम्हें डर नहीं लगा? उस रब से नहीं डर लगा? उसके बाद तुमने उसके कपड़े भी उतारे? जी। के बाद दूसरे मैंने नीचे मंजी के उतार के उसके नाड़े के साथ वो उसकी टांगे बांध के टांगे। फिर मैंने तोड़े में डाला उसका चेहरा, मसलन यहाँ तक कराया तोड़े में। उसके बाद दूसरे तोड़े में नहीं आया। फिर मैंने बैग में सोचा कि बैग में डाल दूँ। बैग में से कपड़े निकाले, बर्तन निकाल के उसमें डाल दिया। फिर बैग बंद करके रख दिया। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम पे मैंने तकरीबन 10 बजे मैंने बैग खींच के बाहर निकाला, उसका पहिया टूट गया। रिक्शे वाले को आवाज़ दी, उसने रिक्शे वाले ने पूछा नहीं बैग में क्या है? पूछा, उसने कहा आप ही बैग में क्या? मैंने कहा बर्तन और बिस्तर। फिर कहाँ गई तुम? मैंने जाके कपड़े उठाए अपने, बिहाड़ी ने चली गई। जाके उसके माँ बाप ने पूछा हमारा बेटा किधर है? उन्होंने पूछा था हमारा बेटा किधर है। मैंने कहा वो पक्की नौकरी पे लग गया। पक्की नौकरी पे लग गया। नाज़रीन, ये वो खातून है जिसने अपने पहले शौहर के जाने के बाद सेकंड मैरिज की अपने बच्चों के लिए, बकौल इसके बच्चे इसके साथ नहीं रहते थे। फिर इसने दूसरे शौहर को जिस बेदर्दी से कत्ल किया, उसके पीछे एक लंबी कहानी ये सुनाती है। मैं हैरान हूँ कि मारने का तरीका इतना टेक्निकल था कि उसकी शनाख्त तक गुम हो जाए। फिर एक औरत के असाब इतने ज़्यादा काम कर सकते हैं, हिम्मत हो सकती है कि किसी को कत्ल करने, उसका चेहरा मसख करने, उसके बाद उसको किसी
टैची केस में बंद करके मुख्तलिफ जगहों को बदलने और उस टैची केस को ड्रॉप करने के बाद वो अपने घर सुकून से जाकर रिश्तेदारों को कह सके कि वो पक्की नौकरी पर लग गया। जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा वो भी हैरान हुए होंगे, देखने वाले भी इस वक्त हैरान और परेशान हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं? ऐसी ख्वातीन इस नहज तक जाती क्यों हैं? इसके पीछे भी एक लंबी डिबेट है। इन्हें इस नहज तक पहुंचाता कौन है? क्या मरने वाले का अपना कसूर इतना होता है कि वो कत्ल हो जाता है, या सब नाहक ही कत्ल होते हैं? हकीकत क्या है? ये हर एक को सोचने, समझने और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम किसी को इस नहज पे ना पहुंचा दे कि वो कातिल और हम मकतूल की जगह पर ना खड़े हो जाए। इस मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।